हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार से फिर से वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल रेडी फॉर फ्यूचर पर। तो आइए अब हम देखते हैं हमारी संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। और आज हम देखते हैं उसका पार्ट 3, संविधान सभा का निर्माण। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था संविधान सभा की मांग कैसे उठी। सेकंड पार्ट में हमने देखा संविधान सभा का गठन कैसे हुआ और उसके सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ। थर्ड पार्ट में हम देखेंगे संविधान सभा की कार्यप्रणाली और स्वतंत्रता अधिनियम 1947, स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, इसने कैसे काम किया और इस अधिनियम ने हमारी संविधान सभा में क्या परिवर्तन किए। तो आइए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसके अंतर्गत क्या हुआ। 20 जनवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 से भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति कर दी जाएगी। ठीक है, भारत में जो औपनिवेशिक जो भारत था उसको स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा। ये किसने घोषणा की? क्लीमेंट एटली ने की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने ये घोषणा की। फिर उसके बाद 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन भारत आते हैं। भारत आकर वो प्रस्ताव पेश करते हैं भारत का विभाजन के लिए, जिसको मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों स्वीकार कर लेते हैं। विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। इस योजना को ही लॉर्ड माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। इस योजना को ही लॉर्ड माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। माउंटबेटन योजना। और ये क्या कहते हैं इसमें कि जो राज्य संविधान सभा का जो गठन 1946 में हुआ था उसको जो नहीं मानना चाहता है वो इस संविधान सभा से स्वतंत्र है। ठीक है, उनपे कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। तो उन्होंने विभाजन का प्रस्ताव दिया और इनके इस प्रस्ताव को मान लिया हमारे मुस्लिम लीग ने भी और हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने भी। ठीक है, तो इसका एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 3 जून 1947 को हमारी संविधान सभा का विभाजन हो गया। ठीक है, 3 जून 1947 को हमारी संविधान सभा का विभाजन हो गया। तो ये विभाजन कैसे हुआ, आइए देखते हैं एक बार। आपको पता है कि हमारे जो संविधान सभा थी उसमें टोटल मेंबर थे, टोटल जो सदस्य थे वो थे 389। ठीक है, 389 को हमने कैसे डिवाइड किया था? 296 और 93। 296 को फिर से हमने डिवाइड किया था 292 प्लस 4। ये हमारे ब्रिटिश भारत से थे। 11 गवर्नरों के प्रांत से सीटें थी और 4 हमारी चीफ कमिश्नरी प्रांत से सीटें थी। ठीक है, ये हमने लास्ट पार्ट में हमने देखा था। और 93 थी जो हमारी सीटें वो ब्रिटिश भारत से थी। ठीक है, और 93 सीटें हमारी देसी रियासतों से थी। ठीक है, देसी रियासतों से थी। तो जब हमारा संविधान सभा, जब 3 जून को हमारी संविधान सभा का पार्टीशन हुआ तो वो कैसे हुआ देखते हैं। जो हमारी 296 सीटें थी ब्रिटिश भारत से वो रह गई 229। ठीक है, और जो हमारी 93 सीटें थी देसी रियासतों से वो 70 रह गई। ठीक है, ये जो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे इनको इसमें ही मिला दिया गया ब्रिटिश भारत में। तो ये टोटल 229 हो गई ब्रिटिश भारत से। हम यहां लिख देते हैं ब्रिटिश भारत। ठीक है, ब्रिटिश भारत से हमारी 229 हो गई और 70 हमारी देसी
रियासतों से। तो अब हमारी टोटल सीटें कितनी हो गई? अब हमारी टोटल सीटें हो गई 299, ठीक है, लगभग 300 सीटें। तो जब देश का विभाजन हुआ तो 10 करोड़ के आसपास जनसंख्या पाकिस्तान में चली गई थी। तो हमारे पास 30 करोड़ जनसंख्या बची थी। पहले कितनी थी? भारत में 40 करोड़ जनसंख्या थी। उसी के आधार पर ये 389 सीटें रखी गई थी, लगभग 400 सीटें। तो अब हमारे पास लगभग कितनी जनसंख्या बची? 30 करोड़, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं हमारे इस भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, ठीक है, इसकी विशेषताएं देखते हैं। इसने क्या किया? फर्स्ट तो भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति कर दी और इसे एक स्वतंत्र संप्रभु निकाय घोषित कर दिया कि ये स्वतंत्र है अब हमारी तरफ से। दूसरा इसने क्या किया? 2 डोमिनियन संप्रभु स्वतंत्र राष्ट्रों का सृजन किया। 2 डोमिनियन संप्रभु स्वतंत्र राष्ट्र, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान, ठीक है। तीसरा इसने क्या किया? वायसराय के पद को समाप्त कर दिया। जो वायसराय थे भारत में, उसके पद को समाप्त कर दिया। उसके पद को समाप्त करके क्या किया? गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया। इस गवर्नर जनरल के पद का सृजन तो कर दिया, लेकिन इसकी नियुक्ति कैसे करनी थी? इसकी नियुक्ति जो भारत की कैबिनेट थी, कैबिनेट जो भारत की थी, उसकी सिफारिश पर जो ब्रिटिश क्राउन था, जो ब्रिटिश ताज था, वो इसकी नियुक्ति करने वाला था, ठीक है। जो भारतीय राष्ट्रीय कैबिनेट थी, उसकी सिफारिश पर ब्रिटिश क्राउन को इन गवर्नर जनरलों की पद की नियुक्ति करनी थी। ये वायसराय के पद को समाप्त कर दिया और ये दोनों ही जो राष्ट्र थे, जो दोनों 2 डोमेनियन थे, उनके दोनों के लिए ही गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया था, ठीक है। थर्ड है गवर्नर जनरलों और प्रांतीय गवर्नर के राज्यों को संवैधानिक प्रमुख बना दिया। किसको? जो गवर्नर जनरल थे और प्रांतीय गवर्नर थे, उनको राज्यों का संवैधानिक प्रमुख बना दिया, जिनको मंत्री परिषद के हर मामलों पर मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करना था। किनको? इनको, प्रांतीय गवर्नरों को, ठीक है। अब हम देखते हैं इस स्वतंत्रता अधिनियम ने और क्या क्या चेंजेस किए हमारी संविधान सभा में। फर्स्ट चेंज तो यही हो गया कि हमारी संविधान सभा का पार्टीशन हो गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसने और क्या क्या चेंजेस किए। और हमारे स्वतंत्र भारत के फर्स्ट जो गवर्नर जनरल थे, जो हमारे गवर्नर जनरल थे, वायसराय का पद तो खत्म हो गया था। उसके बाद जो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, वो लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। स्वतंत्र भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। आइए देखते हैं, मैं एक बार लिख देती हूँ। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है, हमारे भारत फर्स्ट गवर्नर जनरल। तो देखते हैं इसने जो हमारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, इसने क्या क्या चेंजेस किए। इसने चेंजेस किए संविधान सभा में। सभा में
मुख्य परिवर्तन किए। ठीक है, फर्स्ट क्या था? फर्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट परिवर्तन क्या किया था। फर्स्ट इसने किया था कि भारत जो है हमारा, वो एक स्वतंत्र संप्रभु निकाय, जो हमारी संविधान सभा है, सॉरी, जो हमारी संविधान सभा है वो एक स्वतंत्र संप्रभु निकाय है। वो किसी भी देश के संविधान को अपना सकती है या अपना एक नया संविधान बना सकती है। ठीक है, और जो ब्रिटिश भारत के द्वारा बनाए गए कानून थे उनको बदल सकती है या उनको खत्म कर सकती है। तो फर्स्ट इसने क्या किया, संविधान सभा को स्वतंत्र संप्रभु निकाय घोषित किया। ठीक है, स्वतंत्र संप्रभु निकाय घोषित किया। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसका, संविधान सभा विधायिका के रूप में भी कार्य करेगी। ठीक है, विधायिका के रूप में क्या कार्य करेगी, अपने देश के लोगों के लिए आम जो कानून है उनको लागू करेगी विधायिका के रूप में। संविधान सभा, एक तो संविधान सभा संविधान निर्माण के लिए जो बैठक होती थी उसके रूप में कार्य करती थी। ठीक है, दूसरा विधायिका के रूप में कार्य करेगी, और जो इसको हम कह सकते हैं हमारे देश की पहली संसद संविधान सभा को भारत की पहली संसद, ठीक है, भारत की पहली संसद जिसको हम एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि वो उस टाइम पे विधायिका के रूप में कार्य कर रही थी। ठीक है, विधायिका के रूप में जब वो कार्य कर रही थी तो इसके अध्यक्ष होते थे अध्यक्ष जीवी ठीक है, और जब ये संविधान सभा की बैठक के रूप में कार्य करती थी तो आपको पता है हमारे संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो तब उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे। और थर्ड जो चेंज था वो हम देख चुके हैं, जो थर्ड इसमें चेंज किया था संविधान सभा में, संविधान सभा का विभाजन। ठीक है, और इसके सदस्य संख्या घटकर 299 हो गई थी। ठीक है, ये 3 चेंजेस हुए थे भारत शासन अधिनियम के आने के बाद हमारी संविधान सभा में। और इसने हमारी जो संविधान सभा थी इसने 26 नवंबर 1949 तक इसी तरीके से कार्य किया, संविधान सभा की बैठक के रूप में भी और विधायिका के रूप में भी कार्य किया। ठीक है, 26 नवंबर 1949 तक इसी तरीके से कार्य किया। अब हम देखते हैं अपनी संविधान सभा के और क्या क्या कार्य थे, इसने और क्या क्या कार्य किए। ये तो हो गया भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, उसकी विशेषताएं हमने देखी क्या क्या थी।
और हमने देखा संविधान सभा में इसने क्या क्या परिवर्तन किए। और भारत स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके कार्य क्या क्या थे और संविधान सभा के और क्या क्या कार्य थे। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। ठीक है, और सेकंड देखते हैं हम। सेकंड डेट थी 1949 में, मई 1949 में, सॉरी मई 1949 में राष्ट्रमंडल में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं थर्ड क्या काम किया। 24 जनवरी 1950 में, ठीक है, हम 1950 में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया। फिर 24 जनवरी में ही क्या किया, नाइनटीन 1950 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया। ठीक है, ये हमारी संविधान सभा ने ये सब कार्य भी किए थे। अब हम देखते हैं अपनी संविधान सभा की समितियां कि हमारे संविधान सभा की क्या क्या समितियां थी। ठीक है, ये हो गए हमारे संविधान सभा के कार्य। अच्छा, इसमें हम एक चीज और देखते हैं, हमारा जो संविधान था वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है,
2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर हमारा संविधान तैयार हुआ था। और इसमें इसकी कुल 11 बैठक हुई थी और इसकी अंतिम बैठक जो हुई थी उसमें संविधान को हमारे लागू कर दिया गया था। तो हम कह सकते हैं 11 प्लस 1 12 बैठक हुई थी। और कुल 64 लाख रुपए का खर्च आया था हमारे संविधान के निर्माण में। हमारे संविधान के निर्माण में 64 लाख रुपए का खर्च आया था और 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया था। मतलब 60 देशों के संविधान को पहले पढ़ा गया, उनको देखा गया, समझा गया, अवलोकन किया गया और उसमें से हमारे संविधान में क्या क्या चीजें लेनी है, क्या ऐड करनी है, वो सब किया गया था। और इसके कितनी बैठकें हुई थी? टोटल 12 बैठक हुई थी। टोटल 11 बैठक पहले हुई थी और 12वीं बैठक में इसको लागू कर दिया गया था। और हमारा संविधान का 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी समितियां। हमारे संविधान की कौन कौन सी समितियां थी? समितियां टोटल इसकी 8 समितियां थी। संविधान सभा की हमारी टोटल 8 समितियां थी। ठीक है, और अन्य छोटी समितियां थी। 8 तो बड़ी समितियां थी, 8 बड़ी समितियां लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। प्लस अन्य छोटी समितियां। ठीक है, तो आज अभी हम इन 8 बड़ी समितियों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे इनके अध्यक्ष कौन कौन थे और कौन कौन सी ये समितियां थी। फर्स्ट थी हमारी संघ शक्ति समिति। ठीक है, नंबर 2 थी हमारी संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और उसके बाद हमारी थी संघीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। थर्ड जो थी हमारी राज्यों के लिए समिति। ठीक है, इसके अध्यक्ष भी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फोर्थ जो थी हमारी वो थी प्रांतीय संविधान समिति। और फिफ्थ थी हमारी मौलिक अधिकार
अधिकार और अल्पसंख्यक एवं जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए समिति, क्षेत्रों के लिए सुझाव समिति। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे हमारे, इसके इन दोनों समितियों के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। ठीक है, उसके बाद हमारी थी प्रारूप समिति, उसके बाद हमारी थी प्रारूप समिति। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, और 7th जो थी हमारी प्रक्रिया नियम समिति थी, नियम समिति, और 8th संचालन समिति। ये कौन थे इसके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस समिति के अध्यक्ष थे। तो ये हमारे संविधान सभा की 8 प्रमुख समितियां थी, 8 बड़ी समितियां थी। ठीक है, 8 बड़ी समितियां हमारी ये थी, जिसके संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों के लिए समिति, ठीक है, जो राज्यों को विलय करने के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सुझाव समिति एक बनाई गई थी, उनके जो अध्यक्ष थे सरदार पटेल थे। ठीक है, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इन सब समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति थी हमारी प्रारूप समिति। सबसे महत्वपूर्ण समिति हमारी प्रारूप समिति थी। तो आइए देखते हैं प्रारूप समिति के बारे में। ठीक है, प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अच्छा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में एक मतलब ये है कि पहले जब इनको
प्रारूप समिति का मतलब हमारे संविधान में शामिल किया गया, तो बहुत मुश्किलों से शामिल किया गया। कैसे शामिल किया गया? जो इनके सहायक थे प्रारूप समिति में, जो उनकी सहायता कर रहे थे, वो थे BN राव। BN राव, ये इनकी सहायता कर रहे थे। ये एक सिविल सर्वेंट थे, BN राव सिविल सर्वेंट थे। तो इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट देश की मतलब सेवा के लिए प्रारूप इसमें संविधान सभा में एज अ प्रारूप समिति के मतलब सहायता के लिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सहायता के लिए काम किया था। ये एक सिविल सर्वेंट थे। उस टाइम में ICG में थे, ICJ जो UN के अंडर में थी, एक सिविल सर्वेंट थे। तो BN राव जो थे, उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में मतलब ये कहा जाता है कि बहुत मुश्किलों से इनको संविधान सभा में मतलब जगह मिली थी, क्योंकि संविधान सभा में आने के लिए चुनाव हुआ था। ठीक है, इनको निर्वाचन किया गया था इनका एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार जाति से थे, तो महार जाति से होने के कारण इनको चुनाव में ये जीत नहीं पाए। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने चुनाव लड़ा था महाराष्ट्र से, तो ये जीत नहीं पाए। उसके बाद मुस्लिम लीग की सहायता से ये बंगाल में चुनाव जीते। ठीक है, बंगाल में चुनाव जीते। लेकिन जब देश का विभाजन हुआ 3 जून 1947 को, माउंटबेटन योजना आई, उसके बाद देश का विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान के रूप में। तो जो हमारा बंगाल था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप 2 पार्ट थे बंगाल के, तो ये बंगाल के 2 पार्ट हुए। पूर्वी बंगाल हमारा पाकिस्तान में चला गया और पश्चिमी बंगाल आज भारत में है ही। तो जो इनकी सीट थी, ये पूर्वी बंगाल से जीते थे मुस्लिम लीग की सहायता से, तो जो इनकी सीट थी वो भी पाकिस्तान में चली गई। अच्छा, मुस्लिम लीग ने इनकी सहायता क्यों की थी? इनकी सहायता इसलिए की थी क्योंकि ये बहुत ही इंटेलिजेंट थे, उनको भी पता था, और संविधान लेखन में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। इनको एक तरीके से हम संविधान का जनक भी कह सकते हैं। तो वो चाहते थे कि ये पाकिस्तान में आए और हमारे संविधान निर्माण में हमारी मदद करें। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मना कर दिया। वो कहा कि नहीं, मैं भारत में ही रहूंगा, भारत में ही संविधान निर्माण में अपना योगदान दूंगा। तो इनको फिर वहां से जिताया गया, पश्चिमी बंगाल से इन्होंने फिर अपना चुनाव लड़ा, तो फिर ये जीत गए। तो ये निर्वाचित होकर आए थे पश्चिम बंगाल से, भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के में अपने योगदान देने के लिए। ठीक है, BN राव सिविल सर्वेंट थे। तो अब हम देखते हैं प्रारूप समिति सबसे बड़ी समिति थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इस प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। ठीक है, उसके बाद 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा का अंतिम प्रारूप पेश किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया? 4 नवंबर 1948 को अंतिम प्रारूप पेश किया। ठीक है, संविधान सभा का अंतिम प्रारूप पेश किया। 9 नवंबर तक इस पर 5 दिन तक इस पर चर्चा हुई। 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक इस पर चर्चा हुई। ठीक है, इसी दिन हमारा संविधान पढ़ा गया था। 4 नवंबर 1948 को अंतिम प्रारूप पेश किया गया संविधान सभा की बैठक में, और इसी दिन हमारा फर्स्ट टाइम संविधान पढ़ा गया।
पहली बार संविधान पढ़ा गया। ठीक है। उसके बाद 15 नवंबर 1948 से 17 नवंबर 1948 तक इस पर दूसरी बार चर्चा हुई। ठीक है। 15 नवंबर से 17 नवंबर 1948 तक दूसरी बार इस पर चर्चा हुई और हमारे इसके लिए जो सुझाव आए थे, इसमें मतलब संशोधन करने के लिए जो सुझाव आए थे वो थे हमारे 7653 सुझाव आए थे। 7653 सुझाव आए थे, जिसमें से 2473 को ही पढ़ा गया, सिर्फ इतने ही सुझाव को पढ़ा गया था। ठीक है। फिर उसके बाद 14 नवंबर 1949 को, ये तो यहां तक हो गए। ठीक है। फिर 14 नवंबर 1949 को क्या हुआ, फिर इस पे विचार हुआ, इस पर विचार हुआ, किस पे, हमारे संविधान पर। हमारे संविधान पर विचार हुआ और इसी दिन नवंबर 1949 को अंतिम बार विचार हुआ। ठीक है। और इसी दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक प्रस्ताव पारित किया, इस प्रस्ताव को बोलते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास। ये एक बिल पेश किया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। और फिर क्या हुआ, इसको जो हमारा संविधान का प्रारूप था वो हमारा फिक्स हो गया, मतलब 26 नवंबर 1949 को, फिर 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू किया गया। ठीक है। मतलब इस दिन क्या हुआ, संविधान, लोगों ने अपने राष्ट्र को संविधान सौंप दिया था। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को। जब हमारा संविधान बना, मतलब जब हमारा संविधान लागू हुआ, तब इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची और 22 भाग थे। कितने भाग थे? 395 आर्टिकल्स 22 पार्ट और 8 अनुसूचियां थी। कितने थी? 8 अनुसूचियां थी। और अभी कितने हैं? 470 आर्टिकल है, 25 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में।
तो ये तो हुआ हमारे संविधान का निर्माण, कि हमारे संविधान का निर्माण हो चुका है यहाँ तक। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, संविधान की विशेषताओं के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारे संविधान की विशेषताओं के बारे में होगा, और संविधान की आलोचना, इसमें आलोचना भी है संविधान की कि क्या क्या कमियां रही संविधान में, तो वो भी हम